पाठशाला 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 इतिहास के पहले भाग के कुछ सबसे ज़रूरी सवालों को समझने का एक सफ़र शुरू करेंगे। ये वो सवाल है जो ना सिर्फ परीक्षा के लिए अहम है, बल्कि हमें हज़ारों साल पहले की दुनिया की एक शानदार झलक भी देते हैं। हमारा मकसद है इन अहम सवालों और उनके जवाबों को एक आसान और दिलचस्प तरीके से समझना, ताकि परीक्षा की तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम 4 अलग-अलग दौर से गुजरने वाले हैं। हम हड़प्पा की सुनियोजित गलियों से सफ़र शुरू करेंगे और मौर्य साम्राज्य की भव्यता तक जाएंगे। तो ये है हमारे आज के सफ़र का पूरा नक्शा। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। जरा सोचकर देखिए, आज से हजारों साल पहले एक ऐसी शहरी सभ्यता थी जिसकी इंजीनियरिंग आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उनकी जल निकास प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम में ऐसा क्या खास था। देखिए, उनकी प्लानिंग सचमुच हैरान कर देने वाली थी। सड़कें और गलियां एक ग्रिड पैटर्न में बिछी थीं, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। और सबसे कमाल की बात जानते क्या थी? घर बनाने से भी पहले गलियों के साथ साथ नालियां बनाई जाती थीं। हर घर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि घर का गंदा पानी आसानी से बाहर मुख्य नालियों में जा सके। उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय रूप से मॉडर्न व्यवस्था थी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये समाज काम कैसे करता था। क्या हड़प्पा में रहने वाले सभी लोग एक जैसे थे, या वहां भी अमीर और गरीब का कोई फर्क था? और अगर था, तो आज के पुरातत्ववेद यानी आर्कियोलॉजिस्ट इसका पता लगाते कैसे हैं? अच्छा, तो पुरातत्वविदों के पास जासूसी करने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, वो कब्रों को स्टडी करते हैं। क्या किसी को बस सादे तरीके से दफनाया गया है या पर उसके साथ कीमती सामान भी रखा गया है। दूसरा, वो रोजमर्रा की चीजों को देखते हैं। मिट्टी के बर्तन जैसी आम चीजें तो लगभग हर जगह मिलती हैं, लेकिन फयांस जैसे दुर्लभ और महंगे पदार्थ से बनी चीजें वो सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े और अमीर शहरों में ही मिलती हैं। बस यही फर्क हमें बताता है कि हाँ, वहां भी अमीर और गरीब का अंतर मौजूद था। अब जब वो इतनी सारी चीजें बना रहे थे, तो सवाल उठता है कि उनके लिए कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से आता था। इसके लिए उनकी पॉलिसीज क्या थीं? उनके तरीके बहुत ही स्मार्ट और कारगर थे। पहला, वे सीधे वहीं पर अपनी बस्तियां बसा लेते थे जहां कच्चा माल आसानी से मिलता था। जैसे गुजरात के नागेश्वर में उन्होंने शंख के लिए बस्ती बसाई। दूसरा तरीका था दूर दराज के इलाकों में अभियान भेजना। वो तांबे के लिए राजस्थान के खेतरी और सोने के लिए तो दूर दक्षिण भारत तक अभियान भेजते थे। ये उनके जबरदस्त व्यापार और संगठन की क्षमता को दिखाता है। चलिए अब हम दूसरे अध्याय पर आते हैं, राजा, किसान और नगर। उस दौर में 16 महाजनपद हुआ करते थे, लेकिन उन सब में से आखिर मगध ही सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में क्यों उभरा? इसके पीछे असल में कई बड़ी वजहें थीं। एक तो वहां की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, तो खेती अच्छी होती थी। दूसरा, हथियार बनाने के लिए जरूरी लोहा वहां के खदानों में आसानी से मिल जाता था। तीसरा, वहां के जंगलों से सेना के लिए हाथी मिल जाते थे, जो उस जमाने के टैंक हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की वजह से व्यापार और आना जाना बहुत सस्ता और आसान था। इन सभी ताकतों ने मिलकर मगध को अपराजेय बना दिया। मगध के बाद आया मौर्य साम्राज्य, जो और भी ज्यादा विशाल था। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था यानी उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? मौर्यों ने अपने विशाल साम्राज्य को 5 बड़े राजनीतिक केंद्रों से चलाया। राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा 4 और प्रांतीय केंद्र थे। मेगस्थनीज जैसे इतिहासकारों के लेखों से हमें पता चलता है कि उनकी सेना का संगठन भी कमाल का था, जिसे समितियां और उपसमितियां चलाती थीं। और सम्राट अशोक ने तो साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने के लिए धम्म की एक अनोखी नीति अपनाई, और इसे फैलाने के लिए धम्म महामत्ता नाम के खास अधिकारी भी नियुक्त किए। हमें ये सारी जानकारी मिलती है अभिलेखों से, यानी पत्थर या धातु पर खुदे हुए लेखों से। लेकिन क्या हम उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? असल में इनके अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या हैं? इतिहासकारों के सामने कई मुश्किलें आती हैं। पहली तो तकनीकी समस्या है। ये अभिलेख हजारों साल पुराने हैं, तो कई बार अक्षर इतने हल्के हो जाते हैं कि पढ़े नहीं जाते या पत्थर ही टूट जाता है।
दूसरी बात, इनमें सिर्फ राजाओं, महाराजाओं और बड़ी बड़ी लड़ाइयों की बातें होती हैं। आम इंसान अपनी जिंदगी कैसे जीता था, इसका जिक्र नहीं मिलता। और आखिर में हम आज सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उन लिखे हुए शब्दों का असली मतलब उस जमाने में क्या रहा होगा। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, जो समाज के नियमों और ढांचे के बारे में है। यहाँ एक बहुत ही अहम शब्द है, पितृवंशिकता। इसका सीधा सा मतलब है वो परंपरा जहाँ वंश पिता से पुत्र, फिर पोते और फिर परपोते की ओर चलता है। ये नियम तय करता था कि राजा के बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा और परिवार की जमीन जायदाद का वारिस कौन होगा। शास्त्रों और पुरानी किताबों के अनुसार राजा का क्षत्रिय होना जरूरी माना जाता था। लेकिन क्या असल जिंदगी में हमेशा ऐसा ही होता था? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इतिहास हैरान कर देने वाले उदाहरणों से भरा पड़ा है। मौर्यों के बाद जो शुंग और कण्व शासक आए, वो तो ब्राह्मण थे। खुद मौर्य वंश को कई ग्रंथ निम्न कुल का मानते हैं। और शक शासक तो मध्य एशिया से आए थे, जिन्हें म्लच्छ यानी बाहरी कहा जाता था। इससे एक बात तो साफ है कि किताबों में लिखे नियम और असल जिंदगी में बहुत फर्क था। समाज का एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम था गोत्र, खास तौर पर शादी विवाह के संबंध में। इसके कुछ खास नियम थे। तो सवाल है कि वो नियम क्या थे और क्या लोग हमेशा उन्हें मानते थे? इसके 2 मुख्य नियम थे। पहला, शादी के बाद एक महिला को अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाना होता था। दूसरा, एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प मोड़ आता है। सातवाहन वंश की रानियों ने शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र इस्तेमाल करना जारी रखा, जो कि इन नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। ये एक और सबूत है कि नियम हमेशा पत्थर की लकीर नहीं हुआ करते थे। अब हम अपने आखिरी अध्याय पर आ पहुंचे हैं, विचारक, विश्वास और इमारतें। सांची का महान स्तूप आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इसे बचाने में भोपाल की बेगमों का कितना बड़ा हाथ था? उनकी भूमिका वाकई में बहुत अहम थी। शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने न सिर्फ इसके रखरखाव के लिए पैसा दिया, बल्कि वहां एक म्यूजियम और गेस्ट हाउस भी बनवाया। और उनका सबसे बड़ा योगदान, उस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी इसके खूबसूरत दरवाजों को अपने देश ले जाना चाहते थे। बेगमों ने बड़ी सूझबूझ से उन्हें असली दरवाजे ले जाने से रोक लिया और उन्हें प्लास्टर की बनी हूबहू नकल देकर मना लिया। ये उनकी दूरदर्शिता ही थी जिसने इस अनमोल धरोहर को हमारे लिए बचाया। इसी दौर में भारत में कई नई धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराएं भी उभरीं। इन्हीं में से एक था जैन धर्म। तो इसकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? जैन दर्शन की सबसे गहरी और अनोखी बात यह है कि ये मानता है कि दुनिया की हर चीज में जीवन है, यहाँ तक कि पत्थरों और पानी में भी। इसीलिए अहिंसा यानी किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना इसका सबसे बड़ा और केंद्रीय सिद्धांत है। जैन धर्म ये भी मानता है कि इंसान अपने कर्मों की वजह से ही जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है और इससे बाहर निकलने का रास्ता त्याग और तपस्या है। इसके लिए जैन साधु साध्वियां 5 कठोर व्रत अपनाते हैं: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन और धन दौलत जमा न करना। तो हड़प्पा की एडवांस नगर योजना से लेकर मौर्यों के प्रशासन तक और समाज के नियमों से लेकर जैन धर्म के सिद्धांतों तक, ये सब सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां नहीं हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हजारों सालों में हमारा समाज कैसे बना है और कैसे बदला है। तो सबसे अहम सवाल यही है कि इतिहास के ये पन्ने हमें आज के समाज और खुद हमारे बारे में क्या सिखाते हैं।